हेलो एवरीवन, दिस इज शीरीन एंड आई वेलकम टू माय चैनल स्टडी एडिशिनो। देखिए, जो मैं आपको पर्यावरण पढ़ा रही हूँ वो बिल्कुल ही स्टार्टिंग से पढ़ा रही हूँ, जो कि यूपी टेट, सुपर टेट एंड DSSB के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? आपको बताना है बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। आपके ऑप्शन है राजस्थान, तमिलनाडु, असम या उत्तर प्रदेश। तो आपका बिहू जो लोक नृत्य है वो आपका असम का है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाए? थर्ड वाला, असम का। ठीक है। और अगर आपसे पूछ लेते हैं उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा, तो इसका हो जाएगा कथक। ठीक। और आपसे अगर पूछे तमिलनाडु का, तो इसका हो जाएगा भरतनाट्यम। ठीक। तो याद रखिएगा, अगर पूछे बिहू कहाँ का लोक नृत्य है, तो असम का, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक, तमिलनाडु का भरतनाट्यम। ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको बताना है कौन सा यात्री नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए आया था। ठीक। मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसोंग या बारबूस। ठीक। तो आपको बताना है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए कौन सा यात्री आया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वेनसोंग। ठीक। वेनसोंग जो है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए आया था। यह हर्षवर्धन के समय आया था। याद रखिए, अगर पूछे आपसे कि यह किसके समय आया था, तो यह आपका आया था हर्षवर्धन के समय आया था। कब आया था? 629 में आया था। ठीक है। और ये कहाँ का था? ये एक चीनी यात्री था। कौन था? चीनी यात्री था। तो ये भी पूछ लेते हैं ना कि वेनसोंग किसके समय आया था, तो आपका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा? आपका हर्षवर्धन के समय आया था। और ये कहाँ का था? तो ये चीनी यात्री था। ठीक। और भी देख लेते हैं कि फाहियान के समय कौन आया था, फाहियान किसके समय आया था, तो ये आया था आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया था। और अगर आपसे पूछ लेते हैं कि मेगास्थनीज किसके समय आया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। गुप्त मौर्य के समय आया था। ठीक है। तो याद रखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए कौन आया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, वेनसोंग। ठीक। और अगर पूछ लेते किसके समय आया था, तो हर्षवर्धन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य के विधानमंडल में सर्वाधिक सदस्य उपस्थित होते हैं, क्योंकि वहाँ विधायकों की संख्या सबसे ज़्यादा है। देखो, सबसे ज़्यादा किस विधानमंडल में सदस्य उपस्थित होंगे? जहाँ पे विधायकों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी। तो आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या जम्मू कश्मीर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीटें किसकी हैं? उत्तर प्रदेश की हैं। कितनी, अगर आपसे पूछ ले कितनी है, तो 403 + 1। ठीक। 403 कौन? जो निर्वाचित सदस्य हैं, और एक जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो एक आंग्ल भारतीय होता है। आंग्ल भारतीय होता है। ठीक। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 403 + 1। और अगर आपसे पूछ लेते हैं कि विधान परिषद में कितनी है, उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 100। ठीक है। तो इसलिए यहाँ के मतलब जब यहाँ पे सीटें ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सदस्य उपस्थित होंगे। तो आपका राइट आंसर कौन सा है? फर्स्ट वाला। चलते हैं नेक्स्ट। सुमेलित कीजिए। ठीक। आपको क्या है? मिलान करना है। एक फर्स्ट सूची दे रखी है, एक सेकंड सूची दे रखी है। इसमें क्या है? ये स्थान दे रखे, जगह के नाम दे रखे हैं। और दूसरी सूची में क्या है? आपकी खेती दे रखी है कि कौन सी खेती कहाँ पे होती है, आपको ये बताना है। तो आपको बताना है कि बुंदेलखंड में कौन सी खेती होती है, तो बुंदेलखंड में होती है बेवार खेती। ठीक है। और मलेशिया में अगर पूछ लेते हैं आप किसी कौन सी खेती होती है, तो यहाँ पे लदांग खेती होती है। ब्राज़ील में होती है रोका खेती होती है। और उत्तर भारत में कौन सी होती है? उत्तर पूर्व भारत में कौन सी होती है? तो आपकी हो जाएगी झूम खेती। ठीक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। कौन सा? थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक। तो ये बुंदेलखंड में आपकी होती है बेवार खेती, मलेशिया में होती है लदांग खेती, ब्राज़ील में होती है रोका खेती एंड उत्तर पूर्व भारत में झूम खेती होती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियम याम्योत्तर पर खींची गई है। देखिए, पृथ्वी एक हमारी पृथ्वी है, उस पर क्या है? कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। एक रेखा 180 डिग्री खींची गई, मतलब ये वो रियल में नहीं खींची गई, वो क्या है? काल्पनिक है। तो जो 180 डिग्री की जो रेखा है, आपको बताना है उसको किस नाम से जाना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या प्रधान याम्योत्तर रेखा। तो 180 डिग्री रेखा को क्या बोलते हैं?
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, ये क्या है, ये प्रशांत महासागर के बिल्कुल बीचों बीच से जाती है। ठीक है, प्रशांत जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो प्रशांत महासागर के बिल्कुल बीचों बीच से जाती है। ठीक, और एक और जो रेखा खींची गई पृथ्वी पर, ऐसे बहुत सारी खींची गई हैं, पर एक रेखा और है, आपको जान लीजिए, 0 डिग्री रेखा। इसको क्या बोलते हैं, एक 0 डिग्री रेखा भी खींची गई जो कि काल्पनिक है। उसको किस नाम से जानते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से जानते हैं। ग्रीनविच मीन टाइम, यानी कि GMT। ठीक है, यहीं से मानक समय लिया गया है। कहाँ से, 0 डिग्री यानी ग्रीनविच मीन टाइम से मानक समय लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा, दिन और रात होने का प्रमुख कारण है। आपको बताना है किस वजह से दिन रात होता है। सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, या उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, हम पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तब दिन और रात होते हैं। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला। आपको बताना है मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है। ये क्वेश्चन 2 बार आ गया है। देखिए, आपको बताना जो मानव और पर्यावरण संबंध क्या है, कैसी संकल्पना है, ऋणात्मक संकल्पना है, धनात्मक है, संज्ञानात्मक, या ये सभी। तो मानव और पर्यावरण संबंध एक क्या है, ये सभी हो जाएगा। आपके राइट आंसर कौन सा, 4 वाला, क्योंकि ऋणात्मक संकल्पना भी है, धनात्मक भी है, संज्ञानात्मक है, इसलिए क्या है आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4th वाला, ये सभी। नेक्स्ट है हमारा यूरो उत्सर्जन नियम। उत्सर्जन के मानक हैं और ये एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित गैसों में कौन इसके अंतर्गत आच्छादित है। देखिए, यूरो उत्सर्जन नियम है जो कि सभी वाहनों पर लगाए गए हैं। उसमें एक सीमा निर्धारित कर दी गई कि मतलब इससे ज़्यादा आप उस गैस का उत्सर्जन नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये बताना है वो कौन कौन सी गैसें इसमें शामिल है जिस पे एक सीमा निर्धारित कर दी गई। तो आपके ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, या उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों रेखाओं पर तीनों गैसों पर मतलब एक सीमा निर्धारित कर दी गई कि आप इससे ज़्यादा इसका उत्सर्जन नहीं कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 वाला हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कौन सा वायु प्रदूषक का मानक है। आपको बताना है कि वायु प्रदूषक का मानक कौन है, मतलब कि वायु प्रदूषण को हम कैसे पता कर सकते हैं। तो आपके ऑप्शन है कवक, लाइकेन, शैवाल, या जीवाणु। तो आपका राइट आंसर है लाइकेन, सेकंड वाला। ठीक है, लाइकेन क्या एक वायु प्रदूषक का मानक के रूप में कार्य करता है। ठीक, जब क्या करते हैं पर्यावरण में हमारे सल्फर डाइऑक्साइड जब हमारे पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की जो है वृद्धि मतलब ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या है सबसे ज़्यादा लाइकेन प्रभावित होते हैं। कौन प्रभावित होते हैं, लाइकेन प्रभावित होते हैं। तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारा वायु प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा दूषित क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पे तो ये बिल्कुल गायब ही हो जाते हैं। तभी क्या है ये एक पर्यावरण प्रदूषक का अच्छा सूचक है। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि पर्यावरण प्रदूषित हो रही है। ठीक, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला। क्योंकि इसमें अगर पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा, तो क्या होता है सबसे ज़्यादा प्रभावित, सबसे पहले प्रभावित होते हैं लाइकेन, सबसे ज़्यादा प्रभावित लाइकेन, और दूषित क्षेत्र में तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका है भारत में आपदा के निवारण से संबंधित आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष आया था। ठीक, मतलब आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम आया था भारत में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। आपको बताना है जो रेगिस्तान में पौधे उगते हैं उनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफाइटस, मेसोफाइटस, ज़ेरोफाइटस, या एपीफाइटस। ठीक, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, ज़ीरोफाइटस। जो रेगिस्तान में पौधे उगते हैं उनको क्या बोलते हैं, ज़ीरोफाइटस। ठीक है, चलिए 3 और नाम दे के हम इन्हें भी जान लेते हैं। हाइड्रोफाइटस कौन से पेड़ कहलाते हैं, जो पानी में उगते हैं। पानी में उगने वाले को हाइड्रोफाइटस बोलते हैं। और आपका मेसोफाइटस जो क्या कहते खेती करने, यानी कि खेती करनी जो ज़मीन होती है उस पे उगते हैं, खेती योग्य ज़मीन पर उगते हैं। ठीक,
अगर पूछे रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कौन से कहलाते हैं तो उसको बोलते हैं ज़ीरोफाइटस, और जो है क्या कहते हैं पानी में उगने वाले को हाइड्रोफाइटस, और खेती योग्य भूमि पर उगने वाले को मेसोफाइटस, और आपका ये कौन सा एपीफाइटस। ये है ये ना तो जो है पानी में उगता है ना तो ज़मीन पर, ये क्या एक दूसरे वृक्ष पर उगता है, दूसरे वृक्ष पर उगता है, ठीक है। ये मतलब ये ज़मीन पर नहीं उगता, ना ही पानी में उगता है, बल्कि जो हमारे को बड़े वृक्ष होते हैं उन पे यह उगाते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है। आपको बताना है जैव विविधता का ह्रास किस वजह से हो रहा है। आवासीय प्रदूषण, प्राकृतिक आवासीय विनाश, अत्यधिक दोहन या विदेशी प्रजातियों का समावेशन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, अत्यधिक दोहन की वजह से जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। क्योंकि देखिए हम लोग सब पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं, जिससे कि जैव विविधता में बहुत ज़्यादा ह्रास हो रहा है, पर्यावरण बिगड़ रहा है इसका। तो ठीक है, तो हमको जैव विविधता का ह्रास अगर रोकना है तो हमें अत्यधिक मतलब ज़्यादा दोहन नहीं करना चाहिए, एक लिमिट में करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। आपको मिलान करना है, ठीक है। ये पोषण स्तर दे रखे हैं और आपको बताना है किस पोषण स्तर में कौन से उत्पादक या उपभोक्ता आते हैं। तो पोषण स्तर फर्स्ट, तो इसमें आते हैं पोषण स्तर फर्स्ट में उत्पादक आते हैं, ठीक है। पहले पोषण स्तर में कौन से आते हैं, उत्पादक आते हैं, जैसे कि हरे पौधे, ठीक। नेक्स्ट है आपका पोषण स्तर सेकंड, इसमें आते हैं जो हरे पौधे मतलब जो कि शाकाहारी होते हैं। तो आपका इसमें मिला दें पोषण स्तर सेकंड को थर्ड वाले में, ठीक है। शाक भक्षी जो कि हरे पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं उनको शाक भक्षी बोलते हैं, जो कि पोषण स्तर सेकंड में आते हैं। नेक्स्ट आपका है पोषण स्तर शाक भक्षी में कौन कौन से आ जाएंगे, इसमें जैसे जो हमारे शाक भक्षी में आ जाएंगे, बकरी है, हिरन है, खरगोश है, ठीक है। इनको प्राथमिक उपभोक्ता भी बोल सकते हैं, इनको शाक भक्षी भी बोल सकते हैं, जो कि पोषण स्तर के सेकंड पोषण स्तर में आते हैं। नेक्स्ट हमारा है पोषण स्तर थर्ड, ये आपके आते हैं द्वितीय उपभोक्ता। पोषण स्तर थर्ड में कौन से आते हैं, द्वितीय उपभोक्ता, जो कि मांस भक्षी होते हैं, ठीक है, जो कि प्रथम उपभोक्ता उत्पादों को खाते हैं। इसमें कौन से हो जाएंगे आपके, जैसे कि भेड़िया हो जाएगा, भेड़िया है, और हमारा क्या बिल्ली, ये भी कौन सी आती है, द्वितीय उपभोक्ता में। और भी बहुत से हैं, ठीक, ये आप याद रखिएगा, भेड़िया और बिल्ली हमारे कौन से आते हैं, द्वितीय उपभोक्ता में। क्यों, क्योंकि भेड़िया हम किसको खाता है, हिरन को खाता है, और बिल्ली किसको खाता है, चूहे को खाता है, इसलिए ये कौन से आपके आ जाएंगे, द्वितीय उपभोक्ता में आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा पोषण स्तर 4, तो पोषण स्तर 4 में आता है हमारा तृतीय उपभोक्ता, मांस भक्षी, ठीक है, जो कि प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका कौन कौन से आ जाएगा, जैसे कि शेर है, बाघ है, और मनुष्य भी इसी तृतीय उपभोक्ता श्रेणी में आता है। याद रखिएगा, मनुष्य भी हमारा तृतीय उपभोक्ता श्रेणी में आता है। तो आपका इसके मिलान के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट का आपका था फर्स्ट का फोर्थ इसमें दे रखा हुआ है, और बी का आपका कौन सा है, थर्ड वाला। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा, ठीक। आपको बताना है किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। तो अम्लीय वर्षा कहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, चीन में होती है, नॉर्वे में होती है, जापान में, या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में, इलाहाबाद में, करनाल में, या बेंगलुरु में। तो आपका राइट आंसर है 4 वाला, बेंगलुरु में। कौन सा, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। आपको बताना जो पर्यावरण के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम क्या है, पर्यावरण मित्र, पर्यावरण श्री, तरु मित्र, या वृक्ष मित्र। तो पर्यावरण के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है वो आपका है वृक्ष मित्र। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4th वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है। आपको बताना है, जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, काजीरंगा, नीलगिरी। तो इसमें से कौन जो है
बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, यानी कि सुरक्षित जीवमंडल नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा। ये क्या है, ये बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, जीवमंडल नहीं है, ठीक है। और आप अगर आपसे पूछ लेते कि भारत में कितने जीवमंडल हैं, तो 18 जीवमंडल हैं, 18 जीवमंडल हैं, ठीक। जिसमें आपका आता है मन्नार की खाड़ी आता है, सुंदरवन आता है, नीलगिरी आता है, सिमलीपाल भी आता है, सिमलीपाल आता है, और नंदा देवी आता है, और भी आपके बहुत सारे हैं। आप इतने याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछ लेते हैं कि भारत में कितने जीवमंडल हैं, तो 18 जीवमंडल हैं। एक तो आप कौन कौन से, मन्नार की खाड़ी हो गया, सुंदरवन हो गया, नीलगिरी हो गया, सिमलीपाल है, नंदा देवी है, और भी बहुत सारे हैं। आप अभी इतने याद रख सकते हैं। और जो आपको एक काजीरंगा है, ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका असम में, असम में पड़ता है। और ये फेमस किसके लिए, एक सींग वाले गेंडे के लिए। ठीक है, याद रखिएगा काजीरंगा किसके लिए फेमस है, एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है, जो कि असम में पड़ता है, पर ये एक बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, ठीक। नेक्स्ट हमारा है, किसी पाइतंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। आपको बताना है कि तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है। जीव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तत्व किसी भी पाइतंत्र का जो तत्वों का चक्र मतलब पाइतंत्र में जो तत्वों का चक्र होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जीव भू रासायनिक चक्र। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला, तत्वों का चक्र जीव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। नेक्स्ट है आपका, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। आपको बताना है कि पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से। तो पर्यावरण के जो हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो सब क्या पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। आपके ऑप्शन है सभी जीव, भू आकृति कारक, जलवायु कारक, या ये सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 वाला, क्योंकि पर्यावरण में ये तीनों ही आते हैं। हम सभी जीव आ जाते हैं, भू आकृति भी आ जाती है, और जलवायु कारक भी आ जाते हैं। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4th वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। आपको बताना है कौन सी बीमारी मच्छर के काटने से फैलती है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार, मलेरिया, डेंगू या हैजा, या आपका 4 वाला ऑप्शन हो जाएगा मलेरिया, चिकनगुनिया या मियादी बुखार। तो आपका राइट आंसर है फर्स्ट वाला, ठीक है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ये मच्छर से फैलता है, ठीक, मच्छर के काटने से फैलता है। और ये क्या है, ये एक प्रोटोजोआ जनित रोग है, प्रोटोजोआ जनित, ठीक। जो हमारे क्या है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ये मच्छर के काटने से फैलता है, और ये एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। और आपका ये क्या है, हैजा और मियादी बुखार, ये वाले दो क्या हो जाएंगे, ये आपका जीवाणु जनित रोग है, ठीक। और हैजा और मियादी बुखार कैसे फैलता है, ये जो है हमारा दूषित जल पीने से, दूषित जल से फैलता है। जब हम दूषित जल को पीते हैं तो हमें हैजा, मियादी बुखार हो सकता है। और मियादी बुखार को क्या बोलते हैं, टाइफाइड बोलते हैं। और जिससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, आंत, ठीक। याद रखिएगा कि हैजा और मियादी बुखार आपका दूषित जल से फैलता है, और ये जीवाणु जनित रोग है। और मच्छर के काटने से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ठीक। और ये एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो आपसे पूछा था कि मच्छर से कौन सा रोग फैलता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। तो आपके ये पर्यावरण के कुछ क्वेश्चन थे। जय हिंद, जय भारत, और मिलेंगे अगली क्लास में।